हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अप्रैल मंथ के थर्ड वीक की, जहां पर हम 15th ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट होंगे आपके सीयूईटी और सभी जो एग्जामिनेशन हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको कवर किया है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट आप लोग देख रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो। पहली बात तो आपको बता दूं, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2081 जो है, ये नेपाल में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ? नेपाल में। नेपाल में किधर? तो काठमांडू वैली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है तो हम लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चरल प्लांट्स, फॉरेस्ट्री स्पीशीज, हर्ब्स, इन सब चीजों की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। तो ये सेकेंड हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो था, जो काठमांडू वैली नेपाल में कंक्लूड हुआ। सेकंड करंट की बात करते हैं तो वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एपेडा की। एपेडा की फुल फॉर्म यहाँ पर याद कीजिएगा। एपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दे होस्ट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव कम बायर सेलर मीट एट तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अपेडा और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव कम बायर सेलर मीट जो है वो तवांग में होस्ट करी है। आपको पता ही है तवांग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे चलता रहता है, इंडियन और चाइनीज फोर्सेस के बीच में स्टैंड ऑफ चलता रहता है। तो एपेडा है क्या? एपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिस बॉडी को लॉ के तरीके से बनाया गया हो। जो बॉडी कोई लॉ पास करके बनाई जाती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इसका काम है प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को। तो अपेडा का काम है एक्सपोर्ट बढ़ाना इंडिया का। किस चीज का एक्सपोर्ट? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ है। तो कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर की बात करें तो वो है कैवल्य परनाइक। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। और कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आमिर खान की बात करते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार है और अभी इनको हाल फिलहाल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है। मास्टर ह्यूमर अवार्ड कहाँ पर? मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025। तो मकाओ अभी चाइना में ये फेस्टिवल हुआ और ये पूरा फेस्टिवल 9th ऑफ अप्रैल से 13th ऑफ अप्रैल तक चलता रहा। आपको बता दूं, इनको अंकल एमआई बोलते हैं। बिल्कुल, अब बहुत पॉपुलर है आमिर खान चाइना में, और इनको मतलब मकाओ में, चाइना में, चाइना इनके फैंस जो है इनको अंकल एमआई कहते हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस संजय सेठ जो है, इन्होंने इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो अटेंड करी तंजानिया में। किसकी? आ, आई सॉरी ए आई की में। ए आई की में अब एक्चुअली जिसको आप आई के में भी बोलते हैं, आई के में का इनॉग्रल एडिशन अप्रैल 13 को शुरू हुआ और 18 अप्रैल तक चला। संस्कृत में आई के में का मतलब होता है यूनिटी। तो एक तरीके का यूनिटी प्रोग्राम था ये। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन, किसका, कौन सा विजन? महासागर का जो इनका विजन है। महासागर का मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। तो पूरे की पूरे इंडियन ओशन में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि सारी कंट्रीज मिलकर काम करे, उसके साथ अलाइन होता है। तो ये इस आइकमे में इन टोटल 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है। उनकी नेवी इन्वॉल्व है। ठीक है। तो यहाँ पर उन 10 कंट्रीज के नाम देख लीजिए: इंडिया, कोमोरोस, जिबूती, केनिया, मडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सिशेल, साउथ अफ्रीका और तंजानिया। जनरली ये सारी वो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये है एक ग्रैंड प्रिक्स रेस। नाम है इसका भराइन भराइन ग्रैंड प्रिक्स रेस। और ये जो है बराइन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है, ये जीते हैं मैक्लेरन के ड्राइवर, नाम है इनका ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री हैज वॉन द बहराइन इंटरनेशनल सर्किट। मतलब ये रेस जो है फॉर्मूला 1 रेस इन्होंने जीती है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट रिपीट विनर ऑफ द सीजन एंड सिक्योर्ड द मैक्लेरन फर्स्ट एवर विन एट द होम ट्रैक ऑफ देयर बहराइनी ओनर्स। जनरली हम लोगों ने ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स विस्टैपन को जीतते हुए देखा है। पिछले 2 साल से कुछ अच्छा नहीं चल रहा उनका। इसके बाद बेटा आईसीसी की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक टास्क फोर्स बनाई है। और इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा?
अफगान विमेन क्रिकेटर्स, मतलब जो डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, तो डिस्प्लेस्ड अफगान विमेन क्रिकेटर्स के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें होगा क्या, इसमें बीसीसीआई, ईसीबी और सीए जैसी बॉडीज आपस में मिलकर कुछ मॉनिटरी और डेवलपमेंट सपोर्ट देंगी उन एथलीट्स को, अफगानिस्तान के उन एथलीट्स को, ताकि वो अपना, मतलब विमेन एथलीट्स को, ताकि वो अपना करियर दोबारा से स्टार्ट कर सके। आपको पता ही है पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस खासकर की विमेन के लिए बहुत है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो ये डेडिकेटेड टास्क फोर्स फ्रेंड्स आईसीसी ने बनाई है ताकि वो अफगानी विमेन क्रिकेटर्स का डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर सके। पार्टनरिंग, कौन कौन से पार्टनर्स हैं इस पूरे टास्क फोर्स में, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, तो तीन बोर्ड्स यहाँ पर आईसीसी के साथ सामने आए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियाज रिकर्व्स मेन आर्चरी टीम जो है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया यहाँ पर एट द वर्ल्ड कप स्टेज 1। तो इंडियाज रिकर्व मेंस आर्चरी टीम, जिसमें आपके पास धीरज दिखेंगे, अतानु दास दिखेंगे, तरुणदीप राय दिखेंगे। तो इन्होंने 2025 का सीजन ही सिल्वर मेडल के साथ शुरू किया एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, जो हुआ था इस बार फ्लोरिडा में। इसके बाद बात करते हैं बेटा कुमुदिनी लाखिया। कुमुदिनी लाखिया, इनका देहांत हो गया है और लेजेंडरी कथक प्लेयर थी मैडम। तो कथक मेएस्ट्रो और कोरियोग्राफर थी। शी पास्ड एट द एज ऑफ 95। ये अहमदाबाद में रहती थी और 1930 में इनका जन्म अहमदाबाद में ही हुआ। काफी लेजेंडरी फिगर है जब बात करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कथक की। और शी फाउंडेड द कदम सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक इन 1964। इसके बाद फ्रेंड्स मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय ने 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं फॉर आधार एनरोलमेंट एक्सेलेंस। तो आधार एनरोलमेंट एक्सेलेंस के लिए मेघालय ने 2 अवार्ड जीते हैं। और आधार कार्ड इंडिया में इशू करने का काम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ये अवार्ड जो थे, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को दिए गए थे। कौन कौन से 2 अवार्ड जीते हैं यहाँ पर, पहला मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसमें मेघालय ने अवार्ड जीता है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरा एडल्ट आधार एनरोलमेंट वेरिफिकेशन, एडल्ट आधार एनरोलमेंट वेरिफिकेशन, दोनों चीजों में मेघालय ने अच्छा काम किया है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है 8 अप्रैल को आधार संवाद करके, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आधार संवाद करके ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई भारत मंडपम में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। तो तेलंगाना, तेलंगाना इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने स्केड्यूल्ड कास्ट कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखिए, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने बताया था कुछ से स्केड्यूल्ड कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो तेलंगाना लेजिस्लेचर ने आखिरकार बिल पास कर दिया है। और ये बिल 14 अप्रैल को पास किया जब दुनिया भर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट तेलंगाना की 59 कम्युनिटीज को तेलंगाना की गवर्नमेंट ने 3 ग्रुप्स में बांटा है। ग्रुप 1, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 15 डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, इनको तकरीबन 10% के आसपास रिजर्वेशन मिलेगा, 10% के आसपास। ग्रुप 2, जो जिसमें 18 मॉडरेटली बेनिफिट कम्युनिटीज हैं, इनको 9% के आसपास रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप 3, जिसमें 26 सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड ग्रुप्स है, इनको 5% के आसपास रिजर्वेशन मिलेगा। एंड द टोटल शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज 15%। सॉरी, एक गलती होगी मेरे से। 15 मोस्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज विल गेट 1% रिजर्वेशन। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आपको टोटल 15% ही मिलेगा। तो शेड्यूल कास्ट को तेलंगाना में अगर हम देखें तो 15% रिजर्वेशन मिलता है। बट अगर मैं सभी शेड्यूल कास्ट को एक जैसा रिजर्वेशन दे दूं तो शायद मैं गलत कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए इन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया। इसके बाद बेटा इक्वेडोर के प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इक्वेडोर के प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ, ये दोबारा से इलेक्ट हो गए हैं। और पंजाब में एक बहुत बड़ी ब्रांड है मिल्क की, जिसको वेरका बोलते हैं आप लोग। तो वेरका मिल्क ने अपना मैस्कॉट चेंज कर लिया है, बिल्कुल जैसे अमूल का मैस्कॉट देखते हो ना आप लोग, अमूल गर्ल, उसी तरीके से वेरका का मैस्कॉट चेंज हो गया है और इसका नया मैस्कॉट रखा गया है वीरा। वीरा, तो मिल्क फेड पंजाब का इनिशिएटिव है। वेरका एक बड़ी डेयरी है जो जनरली पंजाब और नियर बाय एरियाज में सर्विसेज देती है। तो वीरा एक चीयरफुल सिख बॉय है विथ फोल्डेड हैंड्स लाइक दिस, और ये पंजाब को ट्रेडिशन हॉस्पिटैलिटी दिखाता है।
इसके बाद बेटा पी सिवाकमी को वर्कॉल दलित लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कॉल दलित लिटरेरी अवार्ड हैज बीन गिवन टू सिवाकमी पी सिवाकमी। और ये कब और किसने दिया? तो ये नीलम कल्चरल सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। और ये नीलम कल्चरल सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीए रंजीत के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद चाइनीज आर्किटेक्ट की बात करते हैं। नाम है इनका जियाकुन लिू जियाकुन ने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज जीत लिया है। 2025 का प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। आपको वैसे ही बता दूं बेटा, आर्किटेक्चर की फील्ड में ये प्राइज जो है, ये किसी नोबल प्राइज से कम नहीं है। इसको नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो ये किसने जीता है? ये जीता है इस बार लिू जियाकुन ने। लिू जियाकुन इज अ चाइनीज आर्किटेक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है दुनिया में फॉर 2024। मतलब पिछले साल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज डिक्लेयर्ड द नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसने ये रिपोर्ट बनाई है ना? तो रिपोर्ट का नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो एसीआई वर्ल्ड की रिपोर्ट है ये। एसीआई वर्ल्ड की रिपोर्ट जो बोलती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपको अमेरिका का अटलांटा दिखेगा। अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट 108 से भी ज्यादा 108 मिलियन पैसेंजर से भी ज्यादा हैंडल करता है पूरे साल भर में। सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुबई। तो नाइन्थ बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है दैट इज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 77 मिलियन पैसेंजर्स पिछले साल इसने हैंडल करे। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में फर्स्ट लेग में वी सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन। बढ़िया यार। हमने टोटल मेडल जीते, गोल्ड 4, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 2, तो टोटल मेडल हमारे 8 रहे। मैं बात कर रहा हूँ बेटा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। और इसमें कौन कौन सी इवेंट्स जनरली खेले जाते हैं? तो राइफल, पिस्टल, शॉटगन। तो जनरली शूटिंग इवेंट है सारे। और यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया आफ्टर चाइना। चाइना ने टोटल में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ही ब्रॉन्ज जीते। मतलब अगर हम टोटल करें तो 11 मेडल्स चाइना ने जीते, 8 मेडल्स इंडिया ने जीते इस इवेंट में। एंड वी सिक्योर द सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे रहा चाइनीज ताइपी। इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे सिफ्त कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि, विजयवीर सिद्धू, ईशा सिंह, ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं। सुरुचि एंड सौरभ चौधरी मिक्स्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरीके से आईएसएसएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक में है। 1907 में ये बना था और आज के डेट में 150 से भी ज्यादा रीजन्स इसके मेंबर है। इसके बाद फ्रेंड्स, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने 78 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। 78 फाउंडेशन डे। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं 1948 में व्हेन द स्टेट वाज फॉर्मली लाइक ऑफिशियली फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द 30 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। तो उस समय 1948 में जब ये स्टेट बनाया जा रहा था 15 अप्रैल को, उस समय चंबा, मंडी, सिरमौर, महालोक जैसे जो रीजन्स थे वो भी हिमाचल प्रदेश में आए। और इसलिए 15 अप्रैल का दिन हम लोग हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने एआई कोश के नाम से एक रिपोजिटरी लॉन्च कर दी है। एक एआई कोश बात करें तो एक रिपोजिटरी है जिसमें डेटा सेट्स, मॉडल, ये सारी चीजें स्टोर होंगी। इससे होगा क्या? देखो यार, डेटा सेट जो होता है ना, आगे रिसर्च करने में बड़ी हेल्प करता है आपकी। तो इनोवेशन वगैरह बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये एआई डेटा सेट जो है, ये एआई इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका एआई कोश। तो एआई कोश में सैंडबॉक्स कैपेबिलिटीज है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हैं जो कि एआई डेवलपर्स को काफी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अश्नवी वैष्णव जो है वो आपको ये इनॉग्रेट करते हुए सेंटर में दिख जाएंगे। कौन है इस समय अश्विनी वैष्णव? ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है इंडिया के। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। नेक्स्ट करंट है रंगाचारा। रंगाचारा जो है ये त्रिपुरा की पहली सोलर विलेज बन गई है। एक एक घर यहाँ पे सोलर एनर्जी से चलता है। मैं रंगाकारा की बात करता हूँ, त्रिपुरा के साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड ये त्रिपुरा की पहली फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज है। फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज है।
त्रिपुरा गवर्नमेंट ने त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर, मतलब ट्रेडा, त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर अनइंटरप्टेड पावर इन सभी विलेजर्स को देने के लिए, या अनइंटरप्टेड पावर देने के मोटिव से ये प्रोग्राम जो है ये डेवलप किया। त्रिपुरा की कैपिटल दोस्तों अगरतला है। चीफ मिनिस्टर मानिक सा इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर है। इसके बाद बेटा साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं। तो जस्टिस पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी रिपोर्ट आई है अभी। पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी रिपोर्ट, जिसको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी आप कह सकते हो। और इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे ऊपर आप लोगों को साउथ इंडियन स्टेट से दिखेंगे। मतलब पुलिसिंग और जस्टिस के मामले में सबसे ऊपर कर्नाटका, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ऑल साउथ इंडियन स्टेट्स। और अगर हम बॉटम स्टेट्स की बात करते हैं तो बॉटम में सबसे नीचे आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, लाइक लास्ट। सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश, थर्ड लास्ट उत्तराखंड, फोर्थ लास्ट झारखंड और फिफ्थ लास्ट राजस्थान। यहां तक समझ में आता है। तो ये तो बिग स्टेट्स की बात होगी, लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स की बात होगी। स्मॉल स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर सिक्किम रहा और लोएस्ट परफॉर्मर स्मॉल स्टेट्स में आपके पास गोवा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। पहली बार 2019 में ये जो है पब्लिश की गई थी। और इस रिपोर्ट में पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी, लीगल एड्स, चार चीजों को स्टडी किया जाता है हर एक स्टेट में। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, ये है क्यूपीएआई। क्यूपीएआई क्या है? क्यूपीएआई बेंगलुरु बेस्ड कंप्यूटर कह लो एक, और इसको सेलेक्ट किया है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। इस कंप्यूटर को नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर जो है ये कर लिया गया है सेलेक्ट। तो ये क्यूपीएआई क्या है? ये इंडिया का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। तो इट इज अ क्वांटम कंप्यूटर जिसमें एडवांस क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल, ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड है। तो इस कंप्यूटर को नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कर लिया गया है सेलेक्ट। इस क्यूपीएआई को इंडस कंप्यूटर भी कहते हैं और ये इंडिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स है। सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स में से एक है ये इंडिया का, जिसमें 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की टेक्नोलॉजी है। और इसको सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड क्वांटम डे के दिन, जो कि 14 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद बेटा मीराबाई चानू की बात करते हैं। मीराबाई चानू इंडिया की सेलिब्रेटेड सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक। इन्होंने अब तो खैर रिटायरमेंट ले ली है, बट एथलीट कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWLF, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन की चेयरमैन बन गई है मीराबाई चानू। तो आपको पता ही है कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस है। और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में, तो इसलिए बहुत ही सेलिब्रेटेड एथलीट है। इसके बाद बेटा हमने 172nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी 16 अप्रैल को। सर किसकी 172nd एनिवर्सरी? फर्स्ट रेलवे की। आपको पता होगा ब्रिटिश टाइम पीरियड में पहली रेलवे बॉम्बे से थाने के बीच में, जिस समय इंडिया के वाइस गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, तब चलाई गई थी। और ये रेलवे लाइन इन टोटल इसमें 14 कोचेस थे। 300 लोगों ने ट्रेवल, मतलब 400 लोगों ने ट्रेवल किया था। और जनरली ये ट्रेन 34 किलोमीटर तक चली थी, जिसका पूरा डिस्टेंस था 1 घंटा 15 मिनट का। तो इस पहली ट्रेन जो हमारी चलाई गई थी, पहली ट्रेन यात्रा, उसकी 172nd एनिवर्सरी इंडिया में सेलिब्रेट करी। इंडिया के रेलवे मिनिस्टर भी अश्नवी वैष्णव ही है, जो अगर आपको याद आ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर भी यही है, तो रेलवे मिनिस्टर भी बेटा यही है। ठीक है जी। तो ये जो ट्रेन है ये बोरी बंदर से थाने के बीच में चली थी, जिसको हम मुंबई से थाने बोलते हो ना। तो मुंबई में कौन सी जगह? बोरी बंदर। तो बोरी बंदर से थाने 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, जस्टिस BR गवाई जो है ये बन गए हैं, मतलब इनको रिकमेंड कर दिया गया है एज ए नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बता दूं आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। टोटल जजेस सुप्रीम कोर्ट में 34 होते हैं। 34 जजेस में सबसे सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इस समय 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, और मई में रिटायर हो जाएंगे, 14 मई को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। तो जस्टिस संजीव खन्ना जी के बाद नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होंगे वो BR गवाई होंगे।
इनका नाम रिकमेंड कर लिया गया है। हालांकि जस्टिस गवाई भी केवल 6 महीनों के लिए ही चीफ जस्टिस की पोस्ट पर रहेंगे, तो ये नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे। इस पूरे साल आपको दो चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा जस्टिस अरुण पल्ली J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात आर्टिकल 214 करता है, और हाई कोर्ट्स में रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स की होती है। हर हाई कोर्ट में जजेस का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, और सबसे सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे है मिलिट्री जर्नल है, नाम है इनका जनरल ब्राइस न्यूगमा कहते हैं वैसे तो इन्हें। इनका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, कोलातेयर ओलिगुई न्यूगमा, ब्राइस न्यूगमा कह सकता हूं मैं इन्हें। ये गैबॉन के इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए हैं। ही हैज बीन सेलेक्टेड द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। पहले तो ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे गैबॉन के, और अब इनको परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ब्राइस न्यूगमा। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है इन्हें इन द फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2023 कूप। 2023 में मतलब गैबॉन की आर्मी ने मिलिट्री कूप कर लिया था, और जो जनरल न्यूगमा है ये इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए थे इस कंट्री के। फिर इस कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट हुए और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीते। समझ लीजिए 90.35% वोट्स मिले हैं इन्हें। 7 कैंडिडेट्स को हराया है इन्होंने, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एलाइन भी थे, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एलाइन को बस 3% वोट मिले। और आपको बता दूं जो गेबॉन था वो बेंगो फैमिली के द्वारा चलाया जा रहा था। बेंगो फैमिली पिछले 50 साल से एक पॉलिटिकल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। मान लो बेंगो फैमिली, बोंगो फैमिली भी कहते हैं। और न्यूगमा ने इस फैमिली के रूल को 2023 की मिलिट्री कूप में हटा दिया था। गैबॉन की कैपिटल है लिब्रेविले, और यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक के नाम से एक करेंसी चलती है। गैबॉन एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद फ्रेंड्स दस्तलिक सिक्स्थ, इसको दस्तलिक बोल सकते हो आप लोग। दस्तलिक जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसी के साथ मेघायन मेघायन 25, अब इंडियन नेवी ने मेघायन 25 का थर्ड एडिशन होस्ट किया। आपको बता दूं वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे के दिन इसको होस्ट किया गया, दैट इज 14 अप्रैल। ठीक है जी। तो WMO वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 14 अप्रैल के दिन बना था, इसलिए सॉरी 23 अप्रैल के दिन ये बना था, इसलिए WMO डे जो है वो 23 अप्रैल को हम लोग ने बनाया। बट WMO की याद में इंडियन नेवी ने तीसरा मेघायान 25 होस्ट किया। मेघा मेघा का मतलब बारिश, मेघायान, टू मार्क द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे, एंड इट वॉज हेल्ड एट नावसेना भवन दिल्ली ऑन 14 अप्रैल। और जैसे कि मैंने बोला कि WMO डे जो है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। इंडिया जो है उसकी रैंक सेकंड आई है इन द वर्ल्ड जब तक बात होती है डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर फंडिंग की। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर फंडिंग में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है इन द वर्ल्ड, मतलब D2C सेक्टर। और जनरली डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर्स में इंडिया की ज्यादातर स्टार्टअप्स आ जाती हैं। तो स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अच्छा है। हम लोग यूएस के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इंडिया में टोटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर फंडिंग 2024 में $757 मिलियन की रही। और इंडिया में डायरेक्ट नंबर ऑफ D2C स्टार्टअप्स जो थे वो 11,000 से ज्यादा है, ये भी आपको बता दूं। तो स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में अच्छा है, खैर ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ। और ट्रैक्शन रिपोर्ट, तो किस रिपोर्ट में इंडिया को सेकंड रैंक मिला है? ट्रैक्शन ट्रैक्शन रिपोर्ट, जो कि जनरली डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर की बात करती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर लेंडिंग। इसके बाद सौरभ कोठारी देख लीजिए बेटा, इन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। बिलियर्ड्स में हम हमेशा इसी प्लेयर को जीतते हुए देखते हैं, ये पंकज अडवाणी है। तो पंकज अडवाणी को हराया सौरभ कोठारी ने, दोनों ही इंडियंस है। और इन्होंने सौरभ कोठारी ने अपना सेकंड वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। इसके बाद 18 अप्रैल को फ्रेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट होता है। और हेरिटेज की जब भी बात होती है तो हमेशा यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन याद करके जाना, दैट इज यूनेस्को।
इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है ये इनॉग्रेट कर दिया है, इंडिया का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में इंडिया का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है इनॉग्रेट हो गया। इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इंडिया 17th कंट्री है इस तरह की यूनिट स्टेब्लिश करने वाली। तो यहाँ पर बेटा आपको पता होगा ना, एथलीट्स को जनरली ब्लड सैंपल्स देने होते हैं टेस्टिंग करवाने के लिए, है ना। अब हमें हमको पता नहीं है, अगर कोई एथलीट बहुत लंबे टाइम से कोई ड्रग खा रहा है उसकी बॉडी में तो वो मिलेगा ही। तो कौन से बैन है कौन से नहीं है, कैसे पता लगेगा कि एथलीट ने ये ड्रग खाया है नहीं खाया है। तो यार हमने क्या किया ना, हमने सभी एथलीट्स के ब्लड सैंपल्स रिकॉर्ड कर लिए, किधर, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपने रिकॉर्ड कर लिए। अब मान के चलिए कि आप एथलीट है, तो मेरे पास आपका ब्लड सैंपल है पहले से ही रखा हुआ है। तो जब आप कंपटीशन खेलने जाओगे ना, फिर मैं आपका ब्लड सैंपल दोबारा लूंगा और फिर मैं आपके ओरिजिनल वाले ब्लड सैंपल से उसको टेस्ट करके देखूंगा कि क्या कुछ नया मिलता है आपके ब्लड में। तो देखो कितना आसान हो जाएगा कि आपने कोई हार्मफुल ड्रग या आपने कोई इलीगल ड्रग कंज्यूम किया है नहीं किया है, उसको पता करना कितना आसान हो जाएगा, है ना जी। तो इस तरीके की चीज को एथलीट पासपोर्ट कहते हैं। मतलब एथलीट का जब वो पहली बार एथलीट बना था उसी टाइम उसका ब्लड सैंपल लेकर हमने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को दे दिया कि भैया तुम संभाल के रख लो। जब भी एथलीट कोई इंटरनेशनल अगर कोई इवेंट खेलेगा तो फिर उस इंटरनेशनल इवेंट से पहले अपन को बस इसका एक बार सैंपल और लेना है, ओरिजिनल सैंपल से कंपेयर करना है, तो हमको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसने कोई एक्स्ट्रा ड्रग खाए हैं नहीं खाए हैं क्या किया है। ठीक है, इंस्टेड कि हम हर एक दवाइयों को टेस्ट करते रहे। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, ABC, XYZ, PQR नाम के बाद मान के चलो कि ये तीनों ही बैंड ड्रग्स हैं। तो इन तीनों ड्रग्स को आपके ब्लड में अलग अलग टेस्ट करने से अच्छा यही है ना कि मैं ओरिजिनल वाले सैंपल को करंट वाले सैंपल से टेस्ट करके देख लूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में क्या झोल है। इसके बाद डॉक्टर मंगीलाल जाट जो है, ये डेयर का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के नए सेक्रेटरी, और ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तो इनको दो ऑर्गेनाइजेशन दे दी है, पहला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, और दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है रिस्पेक्टिवली। किसने बनाया है इनको, मंगीलाल जाट को। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इनको अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अपॉइंट किया है। इसके बाद आपको पता ही होगा यार, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, विजिंजम विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया। और ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में आपको ये देखने को मिलेगा। 2 मई को इनॉग्रेट किया। आपको बता दूं ये इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, और इसको अडानी अडानी ने बनाया है। तो बहुत से लोगों के ऊपर मुंह पर ताला लग गया कि अडानी हमेशा बीजेपी रूल स्टेट्स में काम करते हैं। भाई केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है ना, CPIM है। वहां पर पिनराई विजयन वहां की CM है। तो इंडिया का पहला मतलब मान के चलिए डीप वाटर ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो खुल चुका है, किधर, विजिजम विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला तिरुवनंतपुरम। इसके बाद बेटा एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट ACI ने दी है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दी है, और ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो 2026 तक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज एविएशन मार्केट बन जाएगा। इंडिया 2026 तक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज एविएशन मार्केट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में एयर ट्रेवल पेनिट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर आप ये देखें ना कि 2025 में प्रोजेक्शंस क्या थी, चाइना में 12%, मतलब अगर हम वो मतलब एयर का, अगर हम लोग एयर एविएशन सेक्टर के ग्रोथ का प्रोजेक्शन देखें तो 2025 में प्रोजेक्शन 25% है चाइना का, इंडिया का है 10.1%। और वही अगर मैं 2026 में देखूं तो इंडिया का कंसिस्टेंटली दिख रहा है आपको, इंडिया 2026 में भी
जो एयर ट्रैफिक इंडिया में बढ़ेगा वो 10.5% के आसपास बढ़ेगा, जैसे कि बढ़ता आ रहा है हर साल। बट चाइना में एयर ट्रैफिक कम होगा इन कंपैरिजन टू 2025, व्हेन आई टॉक अबाउट 2026। इवन 2027 की जो प्रोजेक्शन है वो भी कुछ ऐसे ही बोल रही है। इंडिया में स्लाइटली आप लोगों को जो प्रोजेक्शन है ये कम होती दिखेगी, 0.2 बेसिस पॉइंट। बट चाइना फिर आपको 1.5% से ज्यादा यहाँ पे उसकी प्रोजेक्शन जो है ये कम होती हुई नजर आ रही है। तो प्रोजेक्शन से काफी कुछ फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि एविएशन मार्केट में काम करने वाली जो कंपनीज है वो अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को प्लान करवाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आईबीसी की बात करते हैं। आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को बोलते हैं। इन्होंने बुद्ध धम्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से एक कॉन्क्लेव जो है ये अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में होस्ट किया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म की इन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करेगा। इवेंट का नाम है बुद्ध धम्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर? नामसाई। किसने ऑर्गेनाइज किया? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज दिनेश महेश्वरी को लॉ कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट करंट होते हैं ये। तो जो जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं ये चेयरपर्सन बन गए हैं लॉ कमीशन के। हितेश जैन, पी वर्मा इस कमीशन के मेंबर हैं। कौन सी कमीशन है ये? 22nd लॉ कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सी कमीशन? 22nd लॉ कमीशन। और अगर हम बात करते हैं आगे, तो इनका जो टेन्योर है जस्टिस महेश्वरी जी का, तो ये 2027 तक चलेगा। अच्छा सॉरी, जिस कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ वो 23rd कमीशन है, 23rd लॉ कमीशन है जो अभी अपॉइंट हुई है। ठीक है, जिस 23rd कमीशन के मेंबर चेयरमैन दिनेश महेश्वरी है। और इस कमीशन में पी वर्मा, हितेश जैन भी मेंबर है। और ये दोनों 22nd लॉ कमीशन के भी मेंबर थे। ठीक है जी। तो इस कमीशन का काम क्या होगा? बहुत सारी चीजों के ऊपर रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को, जैसे आर्टिकल 44 सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी उत्तराखंड में आया, गुजरात में आ चुका है, गोवा में तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो पूरे इंडिया भर में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उसका क्या एक टाइमलाइन होगा, किस तरीके से लाया जा सकता है। तो 23rd लॉ कमीशन इट वाज सेटअप इन 2024 सितंबर 1। 23rd लॉ कमीशन में हमेशा आपको एक चेयरपर्सन और 4 फुल टाइम मेंबर्स, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स अलाउड होते हैं लॉ कमीशन में। लॉ कमीशन का काम होता है गवर्नमेंट को लीगल चीजों पर सलाह देना। और इसके बाद फ्रेंड्स 21 अप्रैल इन द मेमोरी ऑफ सरदार पटेल नेशनल सिविल सर्विस डे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। यूनिटी डे भी हम इन्हीं की याद में सेलिब्रेट करते हैं। सिविल सर्विसेज डे इनकी याद में क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल एट मेटकैफ हाउस न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के मेटकैफ हाउस में आईएएस का पहला बैच जो था वो सर ने एड्रेस किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एड्रेस किया था। और इसी के साथ दोस्तों ये हो जाता है अप्रैल के 3rd वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारी चीजें बहुत शांति से और बहुत ही क्लियर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। और बेटा पहली बार अगर चैनल पर आए हैं लाइफ शिल्प एकेडमी के, तो डोंट गो विदाउट लाइकिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। और अपने दोस्तों तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचाइए जो आप ही की तरह सीयूईटी की वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको इन करंट क्वेश्चंस को वहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो वेरी मच।